हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ट्रेन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी मैं बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रेन चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और 6 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आपने वो जान ली तो ट्रेन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। हमेशा ट्रेन चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए, अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। और अगर आप चाहते हैं दिन में आपको रीजनिंग की, मैथ की और जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इससे पहले जितनी भी मैथ की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेन चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ट्रेन चैप्टर में हम देखते हैं कि जब ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करके जाती है तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वो ट्रेन किसी भी चीज़ को, जैसे किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करके गई तो वो कितने समय में पार कर लेगी। ऐसी ऐसी 6 कंडीशन बनते हैं, 6 केस बनते हैं। अगर आपने छः के 6 केस अच्छे से समझ लिए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारे आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, जब केस पहला ये है, जब ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करके जाएगी जिसकी कुछ लंबाई नहीं होगी। इसकी हाइट तो होगी बट इसकी कुछ लेंथ नहीं होगी। जैसे ट्रेन एक लंबी चीज़ होती है, ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी भाई, कुछ भी मीटर मान लीजिए, किलोमीटर की मान लीजिए, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। बट खंबा क्या होगा, खंबा खड़ा हुआ खंबा होगा, इसकी हाइट होगी बट इसकी लेंथ नहीं होगी। समझा आप इस चीज़ को? तो जब भी ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी कुछ लंबाई नहीं होगी तो उस कंडीशन में समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसकी चाल से ही भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसकी लंबाई से ही रेलगाड़ी की चाल को भाग कर देना है। ठीक है, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई 10 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मीटर के साथ में मीटर पर सेकंड आता है, किलोमीटर के साथ में किलोमीटर पर आवर आता है। तो यहाँ पे 10 मीटर लंबी ट्रेन है ये, और इसको 2 मीटर प्रति घंटा 2 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, तो 2 से भाग कर देंगे तो इसकी जो आपकी इसे कितनी देर में कवर कर लेगी, 5 सेकंड में कवर कर लेगी। ठीक है, पहला केस सबसे आसान, इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने लिख दिया। टाइम निकालने के लिए जो भी लेंथ ऑफ ट्रेन होगी उसकी स्पीड से, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन से भाग कर देंगे। ये आपकी पहला कंडीशन है जिसमें ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी कुछ लंबाई नहीं होती है। पहला केस खत्म। दूसरे कंडीशन पे आ जाते हैं। जब ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी कुछ लंबाई होती है, मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी पुल हो सकता है। जब भी ट्रेन किसी लंबी चीज को पार करेगी, देखिए इसकी भी लंबाई है, ट्रेन की तो खुद की लंबाई होती है, मैंने पहले केस में बता दिया। अब यहाँ पे इसकी भी लंबाई है दूसरे वाले की, तो उस कंडीशन में समय निकालने के लिए कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं इसको, इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों की, देखिए दोनों की लंबाई है तो दोनों की लंबाई को प्लस कर लेंगे, इसकी लंबाई को भी, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई को भी। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को किससे भाग होगा, जो ट्रेन की चाल होगी, क्योंकि चलने वाला कौन है इसमें, केवल ट्रेन। तो ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे बताऊँ आपको, तो टाइम निकालने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ट्रेन की स्पीड जो भी होगी उससे भाग कर देंगे। दूसरी कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अभी तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाइएगा, टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, जीके की भी, रीजनिंग की भी और मैथ की भी। ठीक है, केस 3 आपका दोस्तों, जब एक ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी कुछ लंबाई नहीं होती है बट वो मूविंग होती है। केस समझिएगा, ऊपर वाले दोनों में कंडीशन में क्या था, एक खंबा खड़ा था या फिर एक आदमी खड़ा था जिसकी लंबाई नहीं थी, मतलब जिसकी लंबाई नहीं थी और वो एक जगह पे खड़ा था। अब की बार एक आदमी है जिसकी कुछ लंबाई तो है नहीं, मतलब हाइट तो है इसकी, सॉरी लेंथ तो है नहीं। अब इसकी लेंथ नहीं है बट ये चल रहा है और ट्रेन भी इधर को ही चल रही है। जब एक ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी कुछ लेंथ नहीं होगी,
जिसकी कुछ लेंथ नहीं होगी और वो भी मूव कर रहा होगा, यानी कि दोनों के दोनों चल रहे हैं एक ही दिशा में। ठीक है, तो समय निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, क्योंकि इसकी तो कुछ लंबाई नहीं होती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम भाग किससे करेंगे, दोनों की चाल का जो भी अंतर होगा। अब ये वाली कंडीशन समझिए, जब भी कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं, जैसे ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी चालों का अंतर लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो दोनों की चाल का अंतर आएगा नीचे। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल का अंतर लेते हैं। दोस्तों समझ में आ गया। टाइम निकालने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन और डिफरेंस बिटवीन टू मूव्स स्पीड, यानी कि जो भी दो मूव्स चल रहे होंगे दोनों के दोनों की अंतर लिया जाएगा अगर ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी कुछ लंबाई नहीं है तो बस रेलगाड़ी की ही लंबाई लेंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा। केस नंबर 4 है आपका, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को आए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर वाले केस में दोनों एक ही दिशा में थे, अब की बार एक दूसरे की दिशा में है, यानी कि अपोजिट दिशा में है, और जिसमें से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं होगी, एक की तो लेंथ होगी, यानी कि रेलगाड़ी की तो लेंथ होगी, बट यहाँ पे इसकी कोई लेंथ नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आपको रेलगाड़ी की लंबाई, बस नीचे वाला चेंज होगा, दोनों की चाल का योग, यानी कि दोनों की चाल को प्लस कर लेंगे। दोस्तों ऊपर वाली और नीचे वाली कंडीशन में डिफरेंस समझिए। जब दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं, जब दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल का अंतर लेते हैं। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की दिशा में जाते हैं, यानी कि अपोजिट दिशा में जाते हैं, तो दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं। ये दोनों समझ में आ गया। अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट में से एक मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आदमी या फिर कुछ भी हो सकता है जिसकी कुछ लंबाई नहीं होगी, उसकी जिसकी कुछ लेंथ नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई लेनी है। ठीक है, कहीं पे भी ये बोला जाए कि एक ट्रेन किसी आदमी को जो कि उसी दिशा में जा रहा है उसको पार करने में कितना समय लेगी, अगर ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो आपको बस ट्रेन की लंबाई को डिवाइड कर देना है दोनों की चाल के अंतर से। अगर दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की चाल को प्लस करके डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन को डिवाइड करना है बिटवीन टू मूव्स। आई होप, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा से रिवीजन भी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए पांचवी कंडीशन है और इसके बाद एक कंडीशन हो रहा है बस। पांचवी कंडीशन है, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हो और दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट की लंबाई हो। भाई दो ट्रेन मान लीजिए, दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है और दोनों ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो क्या करना है, जब भी लंबाई वाली चीज एक ही दिशा में जा रही हो तो दोनों को प्लस करिए। इस वाले को भी प्लस करेंगे, इस वाले को भी, दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे और दोनों की चाल का अंतर लेंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन में रेलगाड़ी की चाल का अंतर हम लेंगे। दोस्तों समझ में आ गया। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं और दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट की लंबाई कुछ ना कुछ उनकी लेंथ हो, तो दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे और दोनों की चाल का अंतर लेंगे अगर एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन, और ये देखे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड बिटवीन टू मूव्स। और लास्ट वाला कंडीशन है दोस्तों, लास्ट वाला केस है केस नंबर 6, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को आए, यानी कि अपोजिट दिशा में आए, तो उस कंडीशन में दोनों की लंबाई तो लेनी है, दोनों की चाल से के योग से भाग करना है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे की दिशा में आएंगे तो दोनों की चाल को हम प्लस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको बताइए कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है यहाँ तक तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए। अगर दोस्तों समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट अपोजिट दिशा में जाते हैं तो दोनों की लंबाई लेंगे और दोनों की चाल से योग से भाग कर देंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट में क्विक रिवीजन दे देता हूँ ऊपर से नीचे तक का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी कुछ लेंथ नहीं होगी, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी, तो ट्रेन की लेंथ को ट्रेन की चाल से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा। पहला केस खत्म। दूसरे वाली कंडीशन में जब ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करेगी, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को, किसी भी ऐसे ब्रिज को, किसी भी ऐसे पुल को जिसकी कुछ लेंथ होगी, तो आपको दोनों की लेंथ को प्लस करना है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लेंथ नहीं है तो सिर्फ केवल ट्रेन की ही लेंथ ली जाएगी। अगर ट्रेन कुछ ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लेंथ कुछ होगी तो दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे। ठीक है, तो दोनों की लेंथ को प्लस करके रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। तीसरे वाली कंडीशन में अब दो मूविंग ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है जिसमें एक की तो लेंथ नहीं है और ट्रेन की लेंथ है, तो मैंने आपको बताया अगर ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लेंथ नहीं है तो केवल ट्रेन की ही लंबाई लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई, अगर वो चलती हुई चीज़ है, जिस चीज़ को ट्रेन पार कर रही है अगर वो चलती हुई चीज़ है, तो अगर वो उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ट्रेन को जाना है, तो दोनों की चाल का अंतर। और फिर तीसरे वाली कंडीशन, चौथे वाली कंडीशन, ट्रेन जब ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई नहीं है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही आएगी, और अगर वो एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की चाल का योग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि अभी तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 5 है, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए, तो पूछा जाए कि पहले वाली जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरे चलने वाली रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो दोनों रेलगाड़ी की मतलब लंबाई को प्लस कर लेंगे। अगर एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल का अंतर ले लेंगे। ठीक है, चेंज कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा थोड़ा सा समझने के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर दो ट्रेन एक दूसरे की दिशा में आए, पूछा जाए कि इन्हें कितनी देर में पार करने में समय लगेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों की ट्रेन की लंबाई को प्लस करना है, क्योंकि दोनों की लंबाई होगी कुछ ना कुछ, और दोनों की चाल को प्लस कर लेना, क्योंकि एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, एक दूसरे की यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की चाल का योग ले लेंगे। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो 2-4 चीज़ें और मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इनका भी यूज होगा। देखिए, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, जो पहला पार्ट होता है हमारा वो बिल्कुल बेसिक होता है। दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि एसएससी लेवल तक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस पहले पार्ट में बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं बेसिक ही करा रहा हूँ। तो बेसिक इसलिए करा रहा हूँ कि आपको अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी चीज़ें हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कई बार आपको यूनिट बदलनी पड़ेगी क्वेश्चन में। अभी जब क्वेश्चन पे चलेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है यानी कि बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ये मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 18/5 और 5/18 हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए किलोमीटर से कभी मीटर में बदलना पड़ जाए और मीटर से कभी सेंटीमीटर में बदलना पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेप में 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए जैसे 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने, अगर आपको ये मीटर में बदलना है तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़े तो 1000 की फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर की तरफ को जाना पड़े तो जैसे सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है तो फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ को जाएंगे डिवाइड करेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपका टाइम में होगा। अगर आपको घंटे से मिनट में आना है, मिनट से सेकंड में आना है, तो घंटे से अगर आपको मिनट में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट से आपको सेकंड में आना है फिर से आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, अगर मिनट से आपको आवर्स में जाना है तो फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये थी सारी बेसिक चीज़ें। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करिए और फिर आप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं करना। देखिए आप कितने फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मीटर में तो आपको लंबाई दी गई होगी और चाल दी होगी किलोमीटर में। अगर लंबाई आपकी मीटर में है तो चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में ही लेनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 72 से आपको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 4 बार और 4 की 5 बार करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लेना है, 20 मीटर पर सेकंड लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है वो मीटर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, तो मैंने आपको बताया था जब भी रेलगाड़ी किसी भी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी कुछ लेंथ नहीं होती है, तो रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होगी, जैसे 300 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की चाल, तो 300 मीटर को दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड से आप भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी।
लगेगा या लेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 270 मीटर और वो एक प्लेटफॉर्म को, एक पुल को पार करती है जिसकी लंबाई है 180 मीटर। तो इस 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना समय लेगी। मैंने आपको बताया था जब भी ट्रेन किसी भी ऐसी लंबी चीज़ को पार करती है जिसकी कुछ लेंथ होती है तो उन दोनों को प्लस करेंगे और जो भी आपको चाल दे रखी होगी ट्रेन की उससे भाग कर देंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को प्लस करेंगे और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 270 प्लस 180 और इसको 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 450 को आप 30 से भाग करेंगे दोस्तों, 15 सेकंड ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका सही आंसर 15 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना भाई। अगर कोई भी डाउट लगता है तो वो भी मेरे को बता देना, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो मैंने फिर से वही क्वेश्चन ले लिया है, बस चेंज है, मतलब डिजिट चेंज हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों की लंबाई देखिए, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मैंने एल ऑफ टी और एल ऑफ पी लिखा है, इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस करना है और स्पीड ऑफ ट्रेन से भाग कर देना है। तो 110 प्लस 165, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है और जो आपको लंबाई दे रखी है वो 110 मीटर है और 165 मीटर है। तो अगर लंबाई मीटर में होती है तो चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में ही लेनी होती है। तो 66 की गुणा 5/18 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यह आएगा, देखिए इस तरीके से आप इसको कट करेंगे, 3 से आप कट करेंगे तो 20 टाइम्स बार चला जाएगा और ये इसको 3 से कट करेंगे 6 टाइम, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे 3 टाइम चला जाएगा, 2 से कट करेंगे 11 टाइम। तो 11 की मल्टीप्लाई आपने 5 में की तो 55 आ गया और नीचे 3। तो आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट से आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है 55/33, ठीक है। ये आपकी पूरी दोनों की मिलाकर के लंबाई आ जाएगी और 55/33 जो है वो चाल है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 110 प्लस 165 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 275। 275 और ये 3 ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 275 गुणा 3 और नीचे 55 आ जाएगा। 55 से 275 जाएगा 5 बार और 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी राइट आंसर आपका 15 सेकंड ही आ जाएगा। ये कोइंसिडेंट है कि सभी का आंसर 15 सेकंड आ रहा है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी का आंसर 15 सेकंड आएगा, ये कोइंसिडेंट चल रहा है, ठीक है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए उनका आंसर ही 15 सेकंड आ रहा है। चलिए अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, उनका 15 सेकंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। 2 रेलगाड़ियां समान दिशाओं में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को पूर्णतः 1 मिनट में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है वो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। सबसे पहले तो आप समझ जाएंगे कि दोनों की चाल का अंतर लेना है, दोनों की चाल का अंतर लेना है क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति वाली रेलगाड़ी है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा को कितने समय में पार कर लेती है, 1 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया है अभी आपको, रफ्तार से जाती हुई एक दूसरे को पूर्णतः 1 मिनट में पार करती है यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई, पहले वाली रेलगाड़ी की आपको लंबाई भी दे दी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप समय निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 54 का और 36 का डिफरेंस कितना आ गया, 18। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे जो है आपका जो लंबाई दी गई है वो मीटर में दी गई है। तो इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। आपको देखिए कहाँ से बदलना, बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 की मल्टीप्लाई की तो आपका 5 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अब चाल आपकी जो आई है दोनों की मिला करके 5 मीटर पर सेकंड आई है। एक की इसमें लेंथ है और यहाँ पे 1 मिनट दिया गया है। अब मिनट किसी के साथ में नहीं आता, मिनट दोस्तों कभी भी न तो आपका किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी उसके साथ में आएगा और जो आपकी डिस्टेंस मीटर में दे रखी होगी उसके साथ भी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो आपको मिनट को सेकंड में बदलना है। अगर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में होती तो मिनट को आप किस में बदलते, घंटे में बदलते। जब भी आप मिनट को घंटे में बदलेंगे तो उसको 60 से भाग कर देंगे। जैसे 1 मिनट को घंटे में बदलना है तो इसको 60 से भाग कर देंगे। अगर आपको मिनट को सेकंड में बदलना है तो आप 1 मिनट में 60 की गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट की जगह कितनी भी मिनट होगी उसमें भी आपको यही करना है।
तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ वन ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अपोन में स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस हमें लेना होता है। डिफरेंस निकाल के हमने 5 मीटर पर सेकंड आ गया है, दोनों की डिफरेंस 18 आई थी। 18 मीटर पर सेकंड को हमने 5/18 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे टाइम है हमारा 60 सेकंड। ये पहले वाले ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, प्लस सेकंड ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, और दोनों की चाल कितनी है, 5। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस कर दी जाती है, यदि लेंथ ऑफ ट्रेन या फिर टाइम या फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, जो भी आपको मिस कर दिया जाए, अगर आपको बाकी का डाटा गिवन है तो आप उसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 की इधर हो जाएगी 5 में तो 300 हो जाएगा, और ये 125 प्लस L2 हो जाएगा। अब 300 में से 125 को माइनस करेंगे तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितना आ जाएगा दोस्तों, 175 मीटर। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये वाले क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराऊंगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ और भी अलग से क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं कल। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही हैं। विपरीत दिशा में समझ जाइएगा, एकदम विपरीत बोलते ही समान दिशा में बोला जाए तो एकदम समझ जाइए कि विपरीत दिशा एक दूसरे की अपोजिट में जा रही होगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि दोनों की जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 120 मीटर 120 मीटर है, इसकी भी 120 मीटर है, इसकी भी 120 मीटर है, ये इधर को जा रही है तो ये इधर को जा रही है, और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, और ये दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, टाइम आपको 12 सेकंड दे दिया गया है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता है दोस्तों। अगर एक दूसरे की तरफ को जा रही है तो ये तो हमें पता चल गया ना कि S1 प्लस S2 तो हमें करना है, यानी कि दोनों रेलगाड़ी की चाल को प्लस करना है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम आपका 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, आपने लिख लिया लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 120 और लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन 120, और यहाँ पे आप नीचे लिख लेंगे 2s, यानी कि आपकी दोनों की चाल नहीं पता तो 2s आपने लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिला यहाँ पे 24s, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 और 120 240, तो s बराबर कितना हो जाएगा 240 को अगर मैं यहाँ पे 24 से भाग कर दूं तो आप क्या करें, आपको क्या मिल गया, यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली है वो 10 मीटर पर सेकंड मिल गई। तो s की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड मिल गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपकी होगी 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपको यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाता तो 10 मीटर पर सेकंड को आप यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 में तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन सी ट्रेन किससे कितनी तेज चलती है तो आप 2s ही यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला जा रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब की बार फिर आपको देखिए, इन सभी चीज़ों में जो भी आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा टाइम निकालने के लिए ही हम ये जो अभी तक मैं आपको 6 फॉर्मूले बता के आया था, 6 बातें आपको जो बता के आया था, उनका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उन ट्रिक से उन फॉर्मूले से आप टाइम ही निकालेंगे। अगर टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है और दूसरी चीज़ आपको गिवन नहीं है तो आप वो भी उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। आपको टाइम दे दिया 10 सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो आपने 120 मीटर दे दिया, और यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल आपको पूछा है तो रेलगाड़ी की चाल को आप x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी रेलगाड़ी किसी भी खड़े हुए व्यक्ति को या भी किसी भी ऐसी चीज़ को पार करके जाती है जिसकी कुछ लेंथ नहीं होती तो आप क्या करते हैं, रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होती है उसकी रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे x मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10x बराबर कितना हो जाएगा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 12 मीटर पर सेकंड। तो चाल कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर तथा पटरियों पर एक ही दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लेगी? देखिए यहाँ पे सारी चीज़ जो है आपकी उल्टी सीधी दे रखी है। जैसे यहाँ पे मीटर में दे रखी है लेंथ
और जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले आप इन किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक की चाल कितने 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी, सॉरी ये चाल नहीं है, इनकी लंबाई है 80 किलोमीटर और 120 जो किलोमीटर है इनकी दो गाड़ियों की लंबाई है। चाल कितनी है इनकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही दिशा में जा रही है तो चालों का तो डिफरेंस लेंगे और दोनों की लंबाई को प्लस कर लेंगे। तो 120 80 किलोमीटर और 120 दोनों को प्लस करेंगे और चाल का अंतर लेंगे। अब चाल का अंतर कितना आएगा, 25 और 35 का अंतर 10 आ गया और 10 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 5/18 में, तो ये आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कितनी आ गई आपकी 80 और 120, 80 और 120 प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा और 10 की मल्टीप्लाई 5/18 में करेंगे तो 50/18 हो जाएगा। 18 ऊपर चला जाएगा तो 200 गुणा 18 और गुणा नीचे आ जाएगा 50। 50 से 200 जाएगा 4 बार और 18 की 4 में गुणा करेंगे तो 72 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो रेलगाड़ी क्रम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। दोनों धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति के अनुसार करता है कि तेज गति वाली ट्रेन में 22 सेकंड में पार करती है। तो वो बताओ तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो रेलगाड़ी है, एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति के अनुसार या अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन वाली उसको 12 सेकंड में पार कर जाती है। मान लीजिए एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है और उसमें एक व्यक्ति बैठा है। अगर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है और ट्रेन के बारे में बात नहीं की जा रही है तो हम इस ट्रेन की लंबाई को नहीं लेंगे। ठीक है, ये मोटी सी बात समझ लीजिए, कल मैं आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इसको करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वैसे भी वीडियो एंड में आ रखे हैं, यहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं। मैं आपको कल फिर शुरुआत में ही इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे बात की जाए कभी भी व्यक्ति के बैठे हुए ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, तो आप सिर्फ उस ट्रेन की पहले वाली ट्रेन की लंबाई लेंगे और दूसरे वाली ट्रेन की चाल लेंगे बस। तो दोनों की चाल का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों की चाल का अंतर हो जाएगा 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। समय कितना लेता है, पहले वाली ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 22 सेकंड लेती है, तो 22 सेकंड आपने लिख लिया और x मान लिया उस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो उस ट्रेन को पार करेगी उसकी मैनुअल लंबाई मानिए। तो बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आ गया तो 22 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 110 मीटर पर सेकंड। यानी कि इतनी लंबाई वाली वो ट्रेन थी जिसने दूसरी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 22 सेकंड में पार किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया।